सुमेश अरोड़ा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आपसे बेहतर कोई जानकारी नहीं दे सकता। जो ये बिजनेसमैन के ऊपर रेड पड़ रही है, ये किस कानून के तहत पड़ रही है, और क्या कोई भी व्यापारी 20,000 की चीज 50,000 60,000 में नहीं बेच सकता, या इस आपदा के दौरान यदि वो बेच रहा है तो वो नाजायज है? और क्या आपको नहीं लगता है इस तरह से जब रेड हम डाल रहे हैं तो जो व्यापारी है, जो इंपोर्ट कर रहा है इस तरह की जरूरी सामान, वो हतोत्साहित होगा और वो इंपोर्ट रोक देगा और उससे आने वाले समय में और ज्यादा कमी हो जाएगी इस तरह की इक्विपमेंट्स की? सुमेश अरोड़ा जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो नॉर्मल टाइम से सही बात है कि फंडामेंटल राइट टू डू बिजनेस इन कॉमर्स है और कोई भी आदमी जो चाहे नॉर्मल कोर्स में बिजनेस कमा सकता है। पर साथ में साथ हमें ये भी याद रखना है कि जब भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं तो उस पर पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती हैं। 2 रिस्ट्रिक्शन लगाई गई जब से ये कोविड आया। एक तो अप्रैल में पर्टिकुलर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में संशोधन किया गया। उसमें ड्रग्स को डिफाइन किया गया टू इंक्लूड मेडिकल इक्विपमेंट ऑल्सो। तो उससे ये हुआ अप्रैल 2020 से, जब ये कोविड हुआ उसी के साथ कोइंसाइड किया वो, कि आप अगर चाहेंगे तो ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर ले लिया गया से, और रेगुलेटर अगर चाहेगा ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट में तो उसकी रेगुलेशन कर सकता है, उसकी प्राइसेस फिक्स कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसके बाद 23 सितंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर ने एक सुमेश जी, मैं चाहूंगा कि ओपनिंग रिमार्क्स हम छोटा छोटा कर लें, फिर उसके बाद हम डिटेल में जाते हैं। जी, ताकि ऐसा है कि सबको मालूम चल जाए विषय क्या रहेगा। तो उन्होंने 23 सितंबर 2020 में एक निकाली जिसमें उन्होंने प्राइसेस फिक्स कर दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और ये सब की। तो जो प्राइसेस फिक्स है तो उसके बाद अगर आप करते हैं होर्डिंग तो नेचुरली इट इज एन ऑफेंस। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सारे रेड हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल परिस्थितियां नहीं है, कानून से रेगुलेटेड है। तो यही मैं अपनी रिमार्क्स में कहना चाहूंगा, वास्तु स्थिति जो कानून में है। जी, जितेंद्र गुप्ता जी। देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि एक लीगल इशू है और एक इथिकल इशू है। हमने लास्ट ईयर जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमने देखा था सैनिटाइजर्स वगैरह के भी प्राइस कंट्रोल किए गए थे। बट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक ऐसी चीज है, अलग अलग कंट्री से अलग अलग साइज में आ रही है। मेरे हिसाब से अभी उसका कोई प्राइस लिमिट तय कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जो लीगल और इथिकल इशू मुझे लगता है जो रेगुलेट किया जा सकता है वो ये है कि एक इंपोर्टर के पास जो लैंडिंग कॉस्ट है उसमें एक रीजनेबल मार्कअप प्रॉफिट ऐड करके अगर वो उसको सेल करता है इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस, तो वो लीगली तो करेक्ट होगा ही होगा, वो इथिकली भी करेक्ट होगा कि इस समय वो अपना प्रॉफिट उतना रखे कि लोगों तक एक चीज इजीली एसेसिबल हो। वरना बहुत महंगा कॉन्सेंट्रेटर अगर कोई लिमिट नहीं लगाएंगे, कोई कितने प्राइस पे बेचेगा, तो इसका मतलब है कि कॉमन मैन तो तब भी नहीं ले पाएगा। ये मेरा इसमें ओपनिंग रिमार्क है। वीरेंद्र गोयल जी, आप क्या कहते हैं इस पे? मैं जितेंद्र जी की बात से बहुत सहमति रखता हूं। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि एक लीगल इशू है, एक एथिकल इशू है। जहां तक लीगल इशू की बात है तो मैं नहीं समझता कि जो इस समय देश के अंदर चल रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेरी नॉलेज में तो कम से कम उसका रेट कहीं फिक्स नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। दूसरी बात, रही बात एथिकल की, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ये महामारी का टाइम है, पूरा देश सब लोग मिल करके एकजुट होकर के इससे लड़ाई लड़ रहा है। तो एथिकल ग्राउंड पे मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं कि एक मार्जिन बहुत रीजनेबल बेसिस पे या बिना मार्जिन के भी इस परिस्थितियों में काम को किया जा सकता है। लेकिन जिस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो अभी ताजा घटना जो हम अखबारों में टेलीविजन पे पढ़ते हैं, उसमें घोटाला हो गया, उसमें साठगांठ हो गई, इस तरह की जो सेंसेशनलाइज करने वाली जो न्यूज है, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एक व्यक्ति जो इंपोर्टर है, बकायदा लीगल तरीके से इंपोर्ट करता है, उसके बाद वो बकायदा जीएसटी पे करके अपने यहाँ पे माल को परचेज करता है, फिर बाद में बेचता है। ठीक है, उसने अपना प्राइस मांगा, चूंकि सरकार द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है तो ऐसा कुछ हो गया, बट उसको इतना सेंसेशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात एक और है, रविंद्र जी, क्या हम ये खाली इस तरह की बात करके क्या हम अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? सरकारें क्या कर रही हैं? क्या उनको पता नहीं
दूसरी बात, एक बात और है कि जहां तक कंसंट्रेटर का सवाल है, मैं समझता हूं कि रूटीन में जब कोविड की महामारी नहीं थी तब भी कंसंट्रेटर 42 से 45 हजार रुपए के मिलते थे। क्या आम आदमी, भारतवर्ष का आम नागरिक जो 5 किलो चावल पे और 5 किलो अनाज पे जिंदा है, 80 करोड़ आदमी, क्या वो खरीद सकते हैं? मेरा ये सवाल है। और दूसरी बात कि ऑक्सीजन की जिम्मेदारी तो सरकार की है प्रोवाइड कराना। वो सरकार जो व्यस्त है उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के ट्विटर अकाउंट बंद करने में, फेसबुक को ब्लॉक करने में, उसका तो ध्यान ही नहीं है। 300 लोगों का सेमिनार करने में वो व्यस्त है। बेहतर होता कि अगर इस व्यवस्था पे ध्यान देते तो ये नौबत ही नहीं आती। तीसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है जो कि ओपनिंग रिमार्क में बहुत जरूरी है कि इससे हम हासिल क्या कर रहे हैं रविंद्र जी। आज अगर मैं बात करता हूं, कभी 100 की कंसंट्रेटर की बात हो रही है जो जब्त किए गए हैं, कोई 150 कंसंट्रेटर की बात हो रही है, तो ये हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन का हक छीन रहे हैं। क्या प्रशासन ने जब्त कर लिया, उसकी इमीडिएट सप्लाई कैसे होगी मार्केट में? आज अगर ये मार्केट में जाता तो 100-150 घरों में जाकर के ऑक्सीजन की सप्लाई होती तो हमारे अस्पतालों के ऊपर कम लोड पड़ता। तो मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये केवल अपनी नाकामियों को ढकने का एक दुष्प्रचार है, इसका कोई मायने नहीं है और इससे कुछ हासिल करने वाले नहीं है। हाँ, सरकार रेगुलेट करे, उसके बाद अगर कोई कालाबाजारी करता है तो वो सजा का हकदार होगा, वहां पर हम साथ होंगे 100%। जी सिद्धार्थ जैन जी। सर, आपदा में अफसर तलाशे कौन लोग हैं? 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ तो लोग वैसे ही होते हैं जो हमेशा आपदा हो या ना हो उनका काम कालाबाजारी करना होता है। कुछ वक्त बना देता है और कुछ हम लोग ही बना देते हैं उनको। जैसे सुनने में आया एक एम्बुलेंस वाले ने मना कर दिया लुधियाना नहीं जाना हॉस्पिटल में, उसका नॉर्मल अगर 25,000 रुपए होता, हम कहते हैं भाई जो मर्जी पैसे ले ले, तू हाँ तो बोल। तो कुछ लोगों को हम बना देते हैं। तो ये वक्त और जरूरत होती है जो आदमी को इस तरह बनाती है। और कोई व्यापारी वर्ग ऐसा नीच काम कभी नहीं करेगा, ना कभी सोचेगा। जितने व्यापारी वर्ग होते हैं आपदा के समय में गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं और उल्टा गवर्नमेंट की नाकामी दिखाने की बजाय उल्टा कंधा देते हैं, उस प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। हर लोकेलिटी में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर शहर में लोगों ने संस्थाएं बना ली है, लोगों ने अपनी संस्थाओं को एक्टिव कर लिया है। जो आरडब्ल्यू की मीटिंग में नहीं भी आते थे वो भी इस आपदा के टाइम में सारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, रात रात भर सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं, सिलेंडर इकट्ठे कर रहे हैं। और उनके यहाँ रेड करके ये बोलना कि ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, सिलेंडर उठा के ले जाना, ये तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, उल्टा और उस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा और सरकार को इससे सपोर्ट नहीं मिलेगी। कालाबाजारी के नाम पे ठीक है, कालाबाजारी होती है। कालाबाजारी कौन लोग करते हैं? जिनके खून में होती है। एक जो आदमी टिकट ब्लैक करता था वो आज सिलेंडर भी ब्लैक करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है व्यापारी वर्ग भी ये काम कर रहा है। ये कुछ हद तक सही नहीं है ये बोलना। या और बिल्कुल रविंदर जी ने ठीक बोला, जितेंद्र जी ने ठीक बोला, वीरेंद्र जी ने ठीक बोला, इससे शॉर्टेज और क्रिएट हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। वो जो व्यापारी वर्ग ऐसे माहौल में जब उनके ऑफिस भी काम नहीं कर रहे, उनके स्टाफ काम नहीं कर रहे, टैक्सी ड्राइवर नहीं मिल रहे, टेम्पो नहीं मिल रही, फिर भी सामान मुहैया करवा रहे हैं जरूरतमंदों को पूरे हिंदुस्तान में, वो पीछे हट जाएंगे। जी ये मेरे राय। संदीप ठाकुर जी, आप कैसे देखते हैं इस सारे सिनारियो को? रविंद्र जी, इस देश में इथिक्स की बात करना तो मेरी नजर में बेमानी है। इथिक्स तो इस देश में है नहीं। 5-10% एक्सेप्शनल केसेस होंगे तो वो होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं इस कंट्री में, उनके इथिक्स वगैरह कोई मायने नहीं रखता इस कंट्री में। दूसरा, अभी जिंदगी, लोग जो हैं अपनी जिंदगी की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसलिए कि सरकारी तंत्र बुरी तरीके से नाकाम हो चुका है, फ्लॉप हो गया है। आदमी को अपनी जान बचानी जो है वो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। तो इसका फायदा तो सभी उठा रहे हैं, सरकार भी उठा रही है, इंडिविजुअल भी उठा रहा है, व्यापारी भी उठा रहा है, सारे उठा रहे हैं। क्या सरकार ने कफन से दफन तक पे टैक्स नहीं लगाया हुआ है? क्या सब पे टैक्स है? कफन पे भी 5% जीएसटी है। तो क्या वो आपदा में सरकार अफसर नहीं कर रही है सरकार? तो जो व्यक्ति आप देखिए रविंद्र जी, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। आज जो खान मार्केट की घटना की वजह से जो हम चर्चा करने बैठे हैं, वो कौन लोग हैं? नवनीत कालरा हो या वो गगन जो है वो दीप, या क्या नाम है उसका, वो दुग्गल, वो लंदन में रहता है। गगन दुग्गल वो लंदन में रहता है, मैट्रिक्स कंपनी का मालिक है। मैट्रिक्स जो है सिम कार्ड बनाने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। नवनीत सहगल का पूरा बिजनेस का पूरा कारोबार है, पूरा एम्पायर है बिजनेस का। खान मार्केट की जैसी जगह में जो वर्ल्ड का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मार्केट है, उसमें अगर आपकी 3 दुकानें 4 दुकानें हैं
तो आप सोचिए वो व्यक्ति मतलब मल्टी बिलियनर मिलियनर होगा वो, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपदा में अवसर उसने ढूंढ लिया और वो जो है कंटेनर बेच रहा है या जो भी बेच रहा है, लोग मास्क पे, लोग इंजेक्शन पे, लोग हर चीज पे लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एम्बुलेंस वाले तक, क्या उनका इथिक्स नहीं है कि भाई लास्ट लेके जा रहा है तो हम जो है यहाँ से 10 किलोमीटर का हम जो है 15,000 रुपए मांगेंगे? और सरकार सिर्फ रेट तय करने से कुछ नहीं होता रविंदर जी, क्योंकि उसको जो एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है वही भ्रष्ट है। तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? हमने तो ऑर्डर पास कर दिया, अब हम तो उसको मॉनिटर करेंगे नहीं। मॉनिटर कौन करेगा? जो लोअर लेवल का स्टाफ है, और बिना लोअर लेवल के स्टाफ के मिली भगत के इतना बड़ा नेक्सस काम, ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है देश में। ये कोई दिल्ली की बात नहीं है, ये तो एक मामला हाईलाइटेड हो गया इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मामले आपको हर जगह ढूंढने में मिल जाएंगे, नागपुर में मिल जाएंगे, इंदौर में मिल जाएंगे, मुंबई में मिल जाएंगे, भागलपुर में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज जो है, चूंकि सरकारी तंत्र फेल हो गया है, लोग जिंदगी जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी तरह उनको जिंदगी बचानी है। मीडिया ने एक जो है डर का कारोबार पूरा पैदा कर दिया इस देश में, तो उसका फायदा सभी उठा रहे हैं। उनमें एक्सेप्शनल 5-10% होंगे तो होंगे।